केमिकल बॉन्डिंग। पहले हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि रासायनिक बंधन होता क्या है, नहीं उसके बाद जो है धीरे धीरे एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं रासायनिक बंधन के परिभाषा से कि रासायनिक बंधन कहते किसे। तो रासायनिक बंधन होता क्या है, नहीं तो रासायनिक बंधन किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंधन। इसका हम डेफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद डेफिनीशन के आधार पर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो रासायनिक बंधन का डेफिनीशन क्या होता है, तो किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। तो किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंधन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। पहले अणु जानते हैं, उसके बाद जो है उसमें कैसे आकर्षण बल काम करता है उसको जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अणु ले लेते हैं, तो अणु बनता कैसे है, तो आप लोग जानते होंगे अणु का निर्माण जो होता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक साथ जब रहते हैं या एक साथ जब जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अणु। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं H2 एक अणु है। इस H2 अणु में देखा जाए तो हाइड्रोजन के दो परमाणु एक साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, H2। तो H2 जो बना होगा वो हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के मिलने से बना होगा, तो दो परमाणुओं से। अब जो है रासायनिक बंधन में हम डेफिनीशन क्या देखे हैं, तो किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। तो H2 अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो H2 अणु में परमाणुओं की संख्या 2 है। अब दोनों हाइड्रोजन के परमाणु जिस आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे हुए होंगे या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, उसी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंधन। उसी तरह अगर हम N2 में देखें तो N2 में यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन के दो परमाणु N2 में हैं। तो नाइट्रोजन के दोनों परमाणु जिस आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, उसी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंधन। उसी तरह O2 है, ऑक्सीजन गैस का सूत्र। इस ऑक्सीजन गैस के सूत्र में आप देखिएगा तो इस ऑक्सीजन गैस के सूत्र में ऑक्सीजन के दो परमाणु एक साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, तो O2 बनाते हैं। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु जिस आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसी आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। उसी तरह हम जल का सूत्र देखते हैं H2O। तो जल के सूत्र में देखा जाए तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। यानी जल के एक अणु में कितने परमाणु हैं, तो जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 3 है और तीनों परमाणु जल के एक अणु में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो तीनों परमाणु जल के एक अणु में एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको जोड़कर रखने वाला जो आकर्षण बल होगा वही आकर्षण बल क्या कहलाता होगा, रासायनिक बंधन। उसी तरह हम देखेंगे CO2 में भी देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु, यानी CO2 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 3 है। कैसे 3 है, तो कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है।
तो तीनों परमाणु जिस आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़कर CO2 का निर्माण करते हैं, वही आकर्षण बल क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। तो यहाँ पर भी 3। उसी तरह NH3 देखते हैं। NH3 में देखा जाए तो NH3 अणु में नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु, यानी NH3 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? तो 4। कैसे 4 हो गई? तो हम देखे हैं अभी कि नाइट्रोजन का इसमें 1 परमाणु हमको दिख रहा है और हाइड्रोजन का यहाँ हमको 3 परमाणु दिख रहा है। तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु दिख रहा है, तो जोड़ेंगे तो कुल 4 परमाणु। अब चारों परमाणु एक साथ जुड़े हैं, उसके बाद ही किसका निर्माण हुआ है? NH3 का। अब चारों परमाणु जिस आकर्षण बल के द्वारा एक साथ जुड़े हैं, उसी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन बनने के लिए जरूरी है कि परमाणुओं को एक दूसरे के नज़दीक आना। बिना परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आए हुए रासायनिक बंधन नहीं बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2 बना होगा तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आया होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा और जुड़ने के बाद तब क्या बना होगा? तो H2। उसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आए होंगे और एक दूसरे के नज़दीक आए होंगे, उसके बाद ही किसका निर्माण हुआ होगा? तो N2 का। उसी तरह यहाँ पर O2 में देखा जाए तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु एक दूसरे के करीब आए होंगे, तभी जो है सो O2 का निर्माण हुआ होगा। उसी तरह H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आए होंगे, तभी ये H2O का निर्माण हुआ होगा। उसी तरह CO2 में देखा जाए तो कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आए होंगे, तब किसका निर्माण हुआ होगा? CO2 का। उसी तरह NH3 में नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आए होंगे, तब जो है सो जा करके किसका निर्माण हुआ होगा? तो NH3 का निर्माण हुआ होगा। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि जब 2 परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके बीच जो है कुछ बल काम करते हैं और उसी बल के आधार पर पता चलता है कि उनके बीच बंधन का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा उसको हम फिगर के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जो 2 परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते होंगे तो कब उनके बीच रासायनिक बंधन बनने की संभावना बनती होगी या नहीं बनती होगी। तो चलिए चलते हैं, फिगर के द्वारा समझते हैं कि कैसे रासायनिक बंधन बनेगा, कैसे रासायनिक बंधन नहीं बनेगा। तो जिसको नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी आप लोगों को बताए हैं क्या कि परमाणुओं को आपस में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले एक दूसरे के नज़दीक आना पड़ेगा। अब एक दूसरे के नज़दीक परमाणु आते हैं तो उनके बीच क्या क्या कंडीशन काम करता है और किस कंडीशन के बाद दोनों परमाणु जो है या 2 से अधिक परमाणु जो है एक साथ क्या करते हैं? जुड़ते हैं और जुड़ करके रासायनिक बंधन बनाते हैं। नहीं तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 परमाणु का फिगर हम ड्रॉ करते हैं। एक परमाणु देख लीजिए, ये नाभिक है, पहला परमाणु जिसमें हम कक्षाओं को दिखा रहे हैं, और ये दूसरा परमाणु जिसका ये नाभिक, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा। तो हम अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे कि परमाणुओं को रासायनिक बंधन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले एक दूसरे के नज़दीक आना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक परमाणु A है और दूसरा परमाणु क्या है? B है। दोनों क्या किए हैं? तो दोनों को हम एक दूसरे के नज़दीक लाए हैं। तो दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाए हैं, तो यहाँ पर जो है सो क्या होगा उसको हम देखते हैं। क्योंकि हम बोले थे कि कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन के बाद दोनों परमाणु आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो दोनों परमाणु आपस में जुड़ने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आ गए नहीं, दोनों परमाणु क्या हुए हैं?
तो आपस में जुड़ने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आ गए। अब आप जानते होंगे कि परमाणु के कक्षा में कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋण यानी कि निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज रहता है। इस परमाणु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर भी निगेटिव चार्ज, और इस परमाणु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों परमाणुओं के कक्षाओं के बीच कौन सा बल काम करना चाहिए, तो दोनों पर निगेटिव चार्ज है, नहीं दोनों पर निगेटिव चार्ज है, तो जब आवेश समान रहता है तो वहाँ पर विकर्षण बल काम करता है। जहाँ पर आवेश समान रहता है वहाँ पर विकर्षण बल कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों परमाणु जब एक दूसरे के निकट आए होंगे तो दोनों परमाणुओं के कक्षाओं के बीच कौन सा बल काम करना शुरू कर दिया होगा, तो दोनों परमाणुओं के कक्षाओं के बीच विकर्षण बल काम करना शुरू कर दिया। तो एक तो हम देख लिए कंडीशन क्या होता है। दूसरा कंडीशन चलते हैं, इस परमाणु के नाभिक पर देखिएगा तो कौन सा आवेश है, तो प्लस हम लिखे हुए हैं। इसका मतलब परमाणु में नाभिक पर धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इस परमाणु के नाभिक पर धन आवेश और इसके कक्षा में ऋण आवेश, तो यहाँ पर ये धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित है। दोनों क्या हैं, विपरीत आवेशित हैं। जब ये दोनों विपरीत आवेशित होंगे तो उनके बीच कौन सा बल काम करेगा, तो हम जानते हैं विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है। तो इस परमाणु के नाभिक और इस परमाणु के कक्षा के बीच जो है कौन सा बल काम करेगा, तो आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच कौन सा बल काम करता होगा, तो इस परमाणु का नाभिक भी धन आवेशित, इस परमाणु का नाभिक भी धन आवेशित, दोनों पर समान आवेश, दोनों पर समान आवेश, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा, तो इस दोनों के बीच जो है कौन सा बल काम करना चाहिए, तो इस दोनों के बीच जो है विकर्षण बल। कौन सा बल, विकर्षण बल। तो परमाणु के नाभिकों के बीच कौन सा बल काम करेगा, विकर्षण बल। अब जो है फिर आगे चलते हैं, इस परमाणु के कक्षा और इसके नाभिक, तो इस परमाणु के कक्षा में फिर देखेंगे तो रहता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और इस परमाणु के नाभिक पर धन आवेश, दोनों विपरीत आवेश, दोनों विपरीत आवेशित। तो विपरीत आवेश के बीच जो है कौन सा बल काम करता है, तो आकर्षण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन सा बल, तो आकर्षण बल। इसको हम नीचे नोट भी करवा देते हैं, नहीं नोट भी करवा देते हैं। क्या नोट करवा देते हैं, तो यानी कि समान आवेश के बीच लगने वाला बल, तो समान आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो वो विकर्षण बल। कौन सा होगा, विकर्षण बल। समान आवेश कौन कौन होंगे, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस, नहीं प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो समान आवेश के बीच लगने वाला बल, तो समान आवेश के बीच कौन सा बल काम करता है, तो विकर्षण बल। और समान आवेश किसको कहेंगे, तो एक पर धन आवेश और दूसरे पर भी क्या हो, धन आवेश, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर भी क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों क्या हुए, समान आवेश, और समान आवेश हुए तो कौन सा बल काम करेगा, विकर्षण बल। अगर एक कण पर माइनस चार्ज, दूसरे पर भी माइनस चार्ज, यानी एक पर ऋण आवेश और दूसरे पर भी ऋण आवेश, तो दोनों के बीच कौन सा बल काम करेगा, तो विकर्षण बल, नहीं विकर्षण बल। उसके बाद यानी कि भिन्न आवेश के बीच, भिन्न या असमान आवेश के बीच लगने वाला बल, तो असमान आवेश के बीच लगने वाला बल, तो यहाँ पर कौन सा बल होगा, तो असमान आवेश के बीच जो है आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा, आकर्षण बल। और असमान बल क्या होंगे, तो या तो प्लस माइनस या माइनस प्लस, नहीं यानी कि एक पर धन आवेश, एक पर ऋण आवेश, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर निगेटिव चार्ज, और एक पर निगेटिव चार्ज, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि भिन्न या असमान, या यहाँ पर ये भी कह सकते हैं विपरीत, नहीं विपरीत
आवेश के बीच लगने वाला बल। तो कौन सा बल है? तो आकर्षण बल। तो हम फिर से एक बार इसको रिपीट मार देते हैं। परमाणु के कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश यानी कि माइनस चार्ज। तो ये इस परमाणु का कक्षा यानी परमाणु ए का कक्षा ये, और ये परमाणु बी का कक्षा है। तो दोनों के कक्षाओं में तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो दोनों के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो दोनों के कक्षाओं के बीच कौन सा बल काम करेगा? तो विकर्षण बल। क्यों? क्योंकि दोनों पर माइनस माइनस चार्ज है। तो हम देखे हैं माइनस माइनस चार्ज के बीच कौन सा बल काम करता है? तो विकर्षण बल काम करता है। अब इसके नाभिक और इसके कक्षा, तो नाभिक पर प्लस चार्ज और कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, यानी इस पर धन आवेश और इसके कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस रहे तो आकर्षण बल, प्लस माइनस रहे तो आकर्षण बल। अब इस परमाणु के नाभिक पर प्लस चार्ज, इस परमाणु के नाभिक पर प्लस चार्ज, दोनों पर समान आवेश नहीं। तो हम देख रहे हैं प्लस प्लस जब रहता है तब कौन सा बल? विकर्षण बल। तो यहाँ पर विकर्षण बल। अब इस परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उस पर ऋण आवेश यानी माइनस चार्ज, और इस परमाणु के नाभिक पर धन आवेश यानी कि प्लस चार्ज। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेशित, एक दूसरे के विपरीत आवेशित कैसे? तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस रहेगा। तो माइनस प्लस में कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल। माइनस प्लस में कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल। तो हम देखें क्या कि जब दो परमाणुओं को एक दूसरे के हम क्या करते हैं? निकट लाते हैं। तो निकट लाने पर उनके बीच 4 प्रकार का बल काम करना शुरू कर देता है। यानी कि इसको आप पहला बल कह दीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। यानी जब भी हम दो परमाणुओं को एक दूसरे के निकट लाएंगे, इसलिए लाएंगे तो रासायनिक बंधन बनाने के लिए लाएंगे, तो दोनों के बीच कितने प्रकार का बल काम करना शुरू कर देगा? तो 4 प्रकार का बल काम करना शुरू कर देगा। तो अब जो है दोनों परमाणु को तो हम लाए एक दूसरे के नज़दीक, काहे? तो बंधन बनाने के लिए, रासायनिक बंधन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? तो 4 प्रकार का बल काम करना शुरू कर दिया। 4 प्रकार का बल काम करना शुरू कर दिया, तो अब दोनों के बीच रासायनिक बंधन बनेगा कैसे? तो कहता है नियम कि दोनों के बीच रासायनिक बंधन तभी बन सकता है जब आकर्षण बल का मान विकर्षण बल के मान से क्या हो? अधिक। इसको समझते हैं फिर से, ठीक है? मिटा देते हैं इसको कि हम तो देख लिए कंडीशन कि दो परमाणु जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उनके बीच क्या होता है? तो 4 प्रकार का बल काम करना शुरू कर देता है। अब बंधन कैसे बनेगा? तो बंधन बनाने के लिए यानी कि देखे थे हम आकर्षण बल कितने काम कर रहे थे दो परमाणुओं के बीच? तो 2 प्रकार के आकर्षण बल। कितने प्रकार के आकर्षण बल? तो 2 प्रकार के आकर्षण बल। और विकर्षण बल कितने काम कर रहे थे? तो विकर्षण बल भी जो है कितना? तो 2 ही था। अब दोनों एक साथ जुड़ेगा कैसे? दोनों एक साथ जुड़ करके रासायनिक बंधन बनाएगा कैसे? तो दोनों एक साथ जुड़ करके रासायनिक बंधन तभी बनाएगा जब आकर्षण बल जो है विकर्षण बल से ज़्यादा। कहने का मतलब हुआ कि दोनों परमाणुओं को एक दूसरे से दूर भगाने वाला बल, दोनों परमाणुओं को एक दूसरे से दूर भगाने वाला बल का मान जब तक कम नहीं होगा, किससे? तो दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के नज़दीक लाने वाले बल से, तब तक दोनों परमाणु एक साथ नहीं जुड़ सकता है, ठीक है? तो दोनों परमाणुओं को एक साथ जुड़ने के लिए, दोनों परमाणु को एक साथ जुड़ने के लिए आकर्षण बल क्या होना चाहिए? तो अधिक होना चाहिए। तब ये दोनों परमाणु एक साथ क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं, अदरवाइज एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता दिए हैं कि आकर्षण बल अधिक होगा किससे? विकर्षण बल से। तो क्या होगा? तो उनके बीच बंधन का निर्माण हो सकता है, अदरवाइज बंधन का निर्माण नहीं। उसके बाद चलिए, आकर्षण बल अधिक था नहीं, तो दोनों के बीच बंधन बन गया। अब दोनों के बीच बंधन बन गया तो परमाणु जो है आपस में एक साथ जुड़ करके बंधन बनाते क्यों हैं? क्या कारण है कि परमाणु जो है आपस में एक साथ जुड़ते हैं? तो इसकी व्याख्या करने के लिए लेविस तथा कौशल ने एक सिद्धांत दिया था जिसको क्या कहा जाता है? तो जिसको रासायनिक
रासायनिक बंधन का रासायनिक बंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो ये रासायनिक बंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया किसके गया था? तो ये लुईस, अंग्रेजी में लेविस, तथा कौशल नहीं, तो रासायनिक बंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लुईस तथा कौशल के द्वारा दिया गया था। यही बताए थे कि परमाणु आपस में जुड़ते क्यों हैं, क्या कारण है कि परमाणु आपस में जुड़कर अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये बताए थे कि परमाणु अपने संयोजी सेल में अष्टक पूरा करने के लिए रासायनिक बंधन बनाते हैं। तो रासायनिक बंधन बनाने का कारण पूछा जाए तो क्या कहिएगा? संयोजी सेल में अष्टक पूरा करने के लिए, यानी कि परमाणु में जो बाहरी कक्षा होता है उसी बाहरी कक्षा को क्या कहा जाता है? संयोजी सेल। उसी बाहरी कक्षा को संयोजी सेल, और उसी बाहरी कक्षा में परमाणु जो है अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करते हैं? रासायनिक बंधन बनाते हैं। तो परमाणु अपने संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे करते हैं? तो यही लुईस तथा कौशल बताए थे कि परमाणु जो है अपने संयोजी सेल में अष्टक पूरा, यानी अष्टक पूरा 2 तरीके से करते हैं। कौन कौन? तो एक तरीका है इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, या कह सकते हैं स्थानांतरण। मतलब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है या लेता है। तो एक तरीका जो है अष्टक पूरा करने का क्या हुआ? तो इस तरीके में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो दूसरा परमाणु उस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, या कोई दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और पहला परमाणु जो है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, हम आपको मार्कर देते हैं, आप जो है मार्कर के बदले में हमको कुछ देते हैं, तो दोनों के बीच क्या हुआ? लेन देन हो गया। तो दोनों के बीच लेन देन से या त्याग या ग्रहण से नहीं, अष्टक पूरा किया जाता है। और दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। यहाँ पर तो साझेदारी का मतलब आप लोग बखूबी समझते होंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए 200 रुपये का कोई किताब है और आपको इस 200 रुपये की किताब को खरीदना है। नहीं, आप जो है आपके साथ एक और कोई लड़का है जो आपके रूम में रह के पढ़ाई करता है, और दोनों आप जो है एक ही क्लास में हैं, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? तो दोनों मिल करके इस 200 रुपये की किताब को 100 रुपया लगा के खरीद सकते हैं। 100 रुपया लगा के इस किताब को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो ये तरीका कौन सा होगा? तो साझेदारी का। तो परमाणु रासायनिक बंधन क्यों बनाते हैं? तो संयोजी सेल में अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। और वो अष्टक पूरा करते कैसे हैं? तो 2 तरीके से। एक तरीका है इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण, मतलब एक परमाणु त्याग करेगा तो दूसरा परमाणु ग्रहण करेगा। और दूसरा तरीका क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। और साझेदारी का मतलब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि 200 रुपये का किताब था और उस किताब को 2 व्यक्ति ने मिल करके कैसे खरीदा? तो 100 रुपया लगा करके। तो ये जो किताब खरीदाया है वो साझेदारी में खरीदाया है, इसमें दोनों का 100 रुपया लगा हुआ है। तो दोनों का 100 रुपया लगा हुआ है तो दोनों मिल करके इस किताब को क्या करेगा? उपयोग करेगा, क्योंकि उस किताब में दोनों के पैसे लगे हुए हैं। तो रासायनिक बंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, कौन दिया था, समझ में आ गया होगा।
और रासायनिक बंधन परमाणु बनाते क्यों हैं? तो अपने संयोजी सेल में अष्टक पूरा करने के लिए। अब जो है परमाणु अपने संयोजी सेल में अष्टक पूरा करना क्यों चाहते हैं? तो परमाणु अपने संयोजी सेल में अष्टक पूरा इसलिए करना चाहते हैं कि आप जो है उत्कृष्ट गैस का नाम सुने होंगे। अगर नहीं सुने होंगे तो इससे पहले वाले चैप्टर में यानी तत्वों का वर्गीकरण में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 में उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस उपस्थित हैं। इसमें कौन कौन नोबल गैस हैं? तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनोन है और रेडॉन है। एक हीलियम को छोड़ करके यानी कि संयोजी सेल एक हीलियम को छोड़ करके, हीलियम में 2 रहता है, सभी तत्वों के परमाणुओं के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहने के कारण ये जो है बहुत अधिक अस्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। अस्थायित्व प्रदर्शित करने का मतलब हुआ कि इनको लगता है कि अब हम परिपूर्ण हो चुके हैं, अब हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमको दुनिया का सारा सुख मिल गया है, सारा सांसारिक सुख मिल गया है, हमको दुनिया में रहने वाले किसी आदमी से न मिलना है, न जुलना है, न बात करना है, न किसी भी तरह का उसके साथ मिलकर के कोई काम करना है। तो ये यानी कि वर्ग 18 के जो तत्व हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? तो जिनको उत्कृष्ट गैस के नाम से यानी कि नोबल गैस के नाम से जानते हैं, नोबल गैस के नाम से जानते हैं। संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के बाद बहुत ज़्यादा अस्थायित्व प्रदर्शित करते हैं और ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व मतलब ये अन्य किसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। जबकि इनको छोड़ दीजिएगा तो इनको छोड़ने के बाद आवर्त सारणी में लगभग जितने भी तत्व उपस्थित हैं वो तत्व किसी न किसी रूप में किसी अन्य तत्व के साथ क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम को देखिएगा तो ये प्रायः प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता है, जबकि ये सब अकेले पाए जाते हैं। ये किसी के साथ कहीं भी आपको जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। आप हीलियम को भी मुक्त रूप में प्राप्त कर सकते हैं, नियॉन को भी, आर्गन को भी, क्रिप्टन को भी, जीनोन को भी और रेडॉन को भी, लेकिन सोडियम को आप मुक्त रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम जब भी मिलेगा तो किसी न किसी के साथ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के रूप में, सोडियम ऑक्साइड के रूप में, सोडियम पेरोक्साइड के रूप में, सोडियम जो है यानी कि Na2S सोडियम सल्फेट के रूप में, सोडियम जो है सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। तो देख रहे होंगे कि कहीं भी सोडियम अकेला नहीं, किसी न किसी के साथ ये क्या है? जुड़ा हुआ है। जबकि इनको आप देखिएगा तो ये कहीं भी आपको किसी अन्य तत्व के साथ जुड़े हुए नहीं मिलेंगे, यानी किसी अन्य तत्व के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं होगा, जबकि ये हमेशा किसी न किसी के साथ क्या होगा? जुड़ा हुआ। तो ये जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाने का कारण इनका क्या है? अस्थायित्व। और इनका अस्थायित्व कैसे पता किया गया? तो इनका अस्थायित्व जो पता किया गया तो इनके संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को देख करके, यानी कि देखा गया कि इसके संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी कारण ये जो है क्या करता है? बहुत अधिक अस्थायित्व प्रदर्शित करता है। जबकि यहाँ पर जितने भी तत्व हम लिखे हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम के संयोजी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह कार्बन के संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह हाइड्रोजन के संयोजी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप देखिए कोई भी यहाँ पर इस तरफ जो तत्व लिखे हैं हम, किसी भी तत्व के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो नहीं। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं और किसी न किसी रूप में किसी अन्य तत्व के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? तो रासायनिक बंधन बनाने के लिए। तो रासायनिक बंधन बनाने से होता क्या है? तो रासायनिक बंधन बनाने से होता क्या है कि जैसे इन तत्वों के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वैसे ही रासायनिक बंधन जब ये दूसरे तत्वों के साथ बनाते हैं
तो इलेक्ट्रॉन के देखे थे हम लोग त्याग या ग्रहण या साझेदारी से इनके भी संयोजी सेल में क्या हो जाते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाते हैं। और जिस तरह ये अस्थायित्व प्रदर्शित करते हैं उसी तरह का ये भी क्या करने लगता है, अस्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है। तो ये सब तत्व जो है, ये सब तत्व के परमाणु दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ इसलिए जुड़ते हैं कि जुड़ने के बाद इनके संयोजी सेल में उत्कृष्ट गैसों जैसा 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और कैसे पूरा करते हैं, तो लुईस और कौशल बताए थे 2 तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन का क्या करे, साझेदारी करे। तो इन तरीकों से अक्रिय गैसों को छोड़कर रेस्ट जो भी तत्व बचते हैं सभी तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़कर अपने संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। तो कारण हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमाणु जो है रासायनिक बंधन अन्य परमाणुओं के साथ क्यों बनाते हैं। तो ये भी अक्रिय गैसों जैसा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो अस्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ते हैं। और अन्य परमाणुओं के साथ कैसे जुड़ते हैं, तो 2 तरीका है, इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से या साझेदारी से। तो कुछ टर्म सब है जिसको याद रखना जरूरी है, बिना उन टर्म को याद रखे हुए जो है आगे इस चैप्टर को समझना संभव नहीं। ठीक है, तो वो टर्म क्या है, तो यहाँ पर एक टर्म आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या आता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी अंग्रेजी में इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो बाहरी कक्षा में उपस्थित किसी परमाणु के बाहरी कक्षा, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आप इसको निकाल भी सकते हैं और याद भी करना है इसको। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, तो जैसे कि सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11। तो आप जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन तभी ये निकाल सकते हैं जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है तो आप आसानी से संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 नहीं आगे 3s1 2 4 6 यानी 10 1 11। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का ये हो गया। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे तो परमाणु में कक्षाओं की संख्या कितनी है पता चल जाता है। कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक पहला कक्षा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कक्षा और यहाँ से यहाँ तक तीसरा कक्षा। यानी कि SPDF जो उपसेल होते हैं उनके बगल में जो संख्या लिखी हुई रहती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वो परमाणु में कक्षाओं की संख्या को व्यक्त करती है। जैसे यहाँ S के बगल में 1, यहाँ S के बगल में 2, यहाँ P के बगल में 2 और यहाँ S के बगल में 3। तो देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो इसके परमाणु में कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, तो 3। और ऊपर में जो लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये उसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूचित करता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 था, तो इसमें प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, तो 2 4 2 2 4 6 10 1 11। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, हम भी विन्यास कितने के लिए लिखे हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जो है परमाणु बना दीजिए। परमाणु अगर बनाइएगा इसका तो क्या को कक्षा देना पड़ेगा, तो परमाणु बनाने पर इसमें हमको 3 को कक्षा देना पड़ेगा। तो पहला दूसरा तीसरा। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में देखेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, यानी कि कुल 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा कक्षा में देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा जाए कि इस सोडियम के परमाणु में बाहर वाला कक्षा कौन, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं
कि इसके परमाणु में बाहर वाला कक्षा तो तीसरा कक्षा होगा, क्योंकि दूसरा और पहला कक्षा तो बाहर वाला नहीं होगा, जब भी होगा तो कौन सा होगा, तीसरा। तो तीसरे कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरे कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। तो तीसरे कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसका मतलब है कि सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन आप बता सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का 17, यानी क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होने, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। इससे पता चलता है कि क्लोरीन के परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, 17 प्रोटॉन भी होगा। तो हमको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा किसके लिए लिखना होगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाएगा, तो लिखाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब इसके परमाणु में भी कक्षा देखते हैं, तो 1 2 और 3, यानी इसका भी परमाणु हम आँख मूंद करके बना सकते हैं। इसके परमाणु में कितना कक्षा दे देंगे, तो 3 कक्षा, पहला दूसरा तीसरा। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2, दूसरा कक्षा में देखेंगे तो 2 और 6 8, और तीसरा कक्षा में देखेंगे तो 2 और 5 7। तो हमको पूछेगा क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 7। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 7 हो गया। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं, हमको याद करना पड़ेगा। ये समझना था, हम लोग समझ लिए, लेकिन हमको कम से कम 20 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन याद रखना पड़ेगा। तब ये जो है हम रासायनिक बंधन में भिन्न प्रकार के बंधनों को, अलग अलग प्रकार के बंधनों को समझ सकते हैं। तो हम लिख देते हैं उसको, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा और नोट करके उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब ये जो है सो आगे समझ में आएगा, अदरवाइज आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये होता क्या है, तो देखते हैं, यानी कि तत्व और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। फिर जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, लिथियम में 1 और बेरिलियम में 2, बोरन में 3, कार्बन में 4 5 6 7 8, नियोन में 8। फिर सोडियम में अभी हम देखे ही हैं 1, मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7, आर्गन में 8, पोटेशियम में 1 और कैल्शियम में 2। तो इस चार्ट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और नोट करके और इसको अच्छे से याद भी कर लेना है, क्योंकि बिना इसको याद किए हुए हमको बंधन या बॉन्ड समझ में नहीं आएगा। और जब तक ये चैप्टर चलते रहेगा तब तक इसका ज़रूरत हमको पड़ेगा, तब तक इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको जो है सो देख लेना है अच्छे से। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद एक और टर्म है संयोजी सेल। संयोजी सेल भी हमको, जब हम अलग प्रकार का रासायनिक बंधन देखेंगे, जैसे संयोजकता बंधन सिद्धांत या आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, तो वहाँ पर हमको इसका यानी कि ज़रूरत पड़ेगा। तो संयोजी सेल किसको कहते हैं, तो जिस परमाणु के जिस कक्षा या सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, संयोजी सेल। नहीं तो वे कक्षा या सेल हम कह सकते हैं, वे कक्षा या सेल जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसे संयोजी सेल कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गया कि वे कक्षा या सेल जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसे संयोजी सेल कहते हैं। और एक लाइन में क्या कह सकते हैं, तो या
परमाणु के बाहरी कक्षा को क्या कहते हैं? तो संयोजी सेल कहते हैं। यानी परमाणु का जो बाहरी कक्षा होगा उसी को क्या कहा जाता है? संयोजी सेल। अब यहाँ पर संयोजी सेल से रिलेटेड एक टर्म है, जिस टर्म को हम लोगों को समझना है। क्या है? तो अभी हम दो एग्जाम्पल देखे थे, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। किस लिए देखे थे? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखे थे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखे थे। तो यहाँ पर जो है यानी सोडियम का हम नहीं लिख करके अब मैग्नीशियम का लिखते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब जो है यानी कि फिर इसका संयोजी सेल पता कीजिए। तो बाहरी कक्षा होगा, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यानी कि मैग्नीशियम के परमाणु में भी कक्षाओं की संख्या 3। तो नाभिक बनाएंगे, 1 कक्षा 2 कक्षा और 3 कक्षा, पहला दूसरा तीसरा। देखिए पहला कक्षा में कौन सा उपसेल है? तो पहला कक्षा में S उपसेल, दूसरा कक्षा में S और P, और तीसरा में S नहीं, लेकिन तीसरा में S के अलावे B भी होता है और D भी होता है। नहीं, B भी होता है और D भी होता है, क्योंकि मैग्नीशियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में पहुंच चुके हैं। तो तीसरे कक्षा में उपसेलों की संख्या कितनी होती है? तो 3। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा के सिर्फ S उपसेल में ही गया है, P और D में नहीं गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा? संयोजी सेल में उपस्थित उपसेल, संयोजी सेल में उपस्थित उपसेल। तो सबसे पहले तो संयोजी सेल चेक करेंगे कि कौन सा होगा। तो संयोजी सेल तीसरा, संयोजी सेल तीसरा कक्षा, क्योंकि बाहरी कक्षा को ही क्या लिखाए हैं? परमाणु के बाहरी कक्षा को क्या कहते हैं? संयोजी सेल। परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी सेल। तो संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। संयोजी सेल कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा कक्षा, तीसरा कक्षा संयोजी सेल कहलाएगा। अब संयोजी सेल में उपसेल कौन सा? तो संयोजी सेल में उपसेल तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताएंगे तो कह सकते हैं केवल S उपसेल उपस्थित है। और कहेगा तीसरे कक्षा में उपसेलों की संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे 3। और कहेगा कौन कौन? तो SPD। कौन? SPD। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कहे कि संयोजी सेल में कौन कौन उपसेल उपस्थित है? तो सिर्फ एक ही है, और कौन सा है? S उपसेल उपस्थित है। उसके बाद इससे आगे का एक टॉपिक है संयोजकता। संयोजकता किसको कहते हैं उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नहीं, तो संयोजकता यानी जिसको वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। ठीक है, तो पहले सिर्फ हम संयोजकता समझ लेते हैं। तो संयोजकता का परिभाषा क्या होगा? तो किसी परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो बंधन निर्माण में भाग लेते हैं उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता होता क्या है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में होते हैं वो प्रायः 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। प्रायः 1 से लेकर के 7 तक। 8 वाला तो अस्थायी हो ही गया, उसको जो है किसी के साथ ना तो त्याग करना है, ना ही ग्रहण करना है, और ना ही साझेदारी करना है। तो त्याग या ग्रहण या साझेदारी वाला जो काम करेगा
यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 7 तक वाला है। अब जो है 1 से 7 तक वाला यानी कि बंधन बनाने के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण या साझेदारी किया, यानी कि बंधन बनाने में उपयोग किया। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का बंधन बनाने में उपयोग करेगा वही उस परमाणु की क्या कहलाएगी, तो संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे या जो भी रहे, लेकिन उसमें से जितना इलेक्ट्रॉन वो बंधन बनाने के दौरान उपयोग में लाएगा वही इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की क्या कहलाएगी, संयोजकता। तो अब जो है थोड़ा सा देखते हैं तत्व, उसके बाद उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी और उसका संयोजकता भी, ठीक है। तो यहाँ पर तत्व में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन तक ही लिखते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 0 क्यों होगी संयोजकता, क्योंकि ये जो है जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन तथा रेडॉन अस्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह ये हीलियम भी अपने संयोजी सेल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रख के उसी के तरह अस्थायित्व प्रदर्शित करता है। यानी कि ये अपने संयोजी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखकर ही क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। यानी अब इसको 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। जैसे अस्थायी होने के लिए रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन का, यानी अस्थायी होने के लिए ज़रूरत है संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन हीलियम परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसको अस्थायी होने के लिए संयोजी सेल में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसके संयोजी सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अस्थायी, तो इसको जो है सो यानी कि न तो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी में लगाने की जरूरत है और ना ही त्याग और ग्रहण करने की, यानी कि बंधन निर्माण में ये अपने इलेक्ट्रॉन को भेजेगा ही नहीं। तो बंधन निर्माण में अपने इलेक्ट्रॉन को भेजेगा ही नहीं, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, तो 0। लिथियम का फिर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका फिर 3, इसका 2, इसका 1, फिर इसका 0, फिर इसका 1, 2, 3 और 4, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बचता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। सल्फर फास्फोरस का 5, 6, 7, 8, 1, 2, तो इसका संयोजकता तो 3, 2, 1, 0, 1, 2। इसको भी याद कर सकते हैं नहीं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो याद करने वाला है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि हम याद कर लेते हैं तो उसके बाद संयोजकता हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संयोजकता हमको याद करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी, तो हम जब बंधन बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर अपने आप हमको जो है याद हो जाएगा कि किसकी संयोजकता कितनी होगी, ये हमको याद करने की ज़रूरत महसूस होगी ही नहीं। तो ठीक है, रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंसी से रिलेटेड कुछ और टर्म को समझेंगे।